नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक है कि क्या पीएचडी ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, और अगर पीएचडी अगर हम नहीं करते हैं तो क्या हमारी जॉब नहीं लगेगी, और अगर जॉब लगती भी है तो कैसे लगती है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, वापस से क्रिएट हो गया है। ऑल्दो ये चीज़ें पहले आ चुकी हैं 2018 के अंदर, इसमें काफ़ी लोगों ने बात कर ली है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स और कुछ एजुकेशन चैनल्स इसको वापस से चला रहे हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ व्यूज़ एंड लाइक्स। और वो लोग पुराना नोटिफिकेशन लगा के लोगों को डरा रहे हैं कि आपको पीएचडी करना पड़ेगा, आपकी जॉब नहीं लगेगी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कन्फ्यूजन अगर नहीं दूर होगा तो आप शायद इस एग्ज़ाम के लिए इतने ज़्यादा एंथुसियास्ट नहीं होंगे, आप उस इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेंगे और आप एक डिमोटिवेटिंग फील करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी और केबी ईडीयू। मोर देन 2 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक यूजीसी नेट ज्योग्राफी का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से। उससे अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, पीडीएफ मटेरियल, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, डेली लाइव क्लासेस, रिवीजन क्लासेस और डाउट क्लासेस, सारी चीज़ें होंगी। कंप्लीट असिस्टेंस मिलेगा 10 यूनिट्स का। इसको अगर ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे गूगल फॉर्म देखेंगे, इसको आप फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका फर्स्ट लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग रजिस्टर कर चुके हैं, टाइम बहुत कम है, आप कर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड रखूंगा मैं, सारे एक साथ बहुत सारे जनों को नहीं पढ़ा पाएंगे हम लोग, तो सीट्स लिमिटेड ही होंगी। तो आप अगर आना चाहते हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी के लिए तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ऑलराइट, सो बेसिकली क्या हुआ था, ये आप देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी ने एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत एक प्रेस रिलीज़ किया और उन्होंने बताया कि जो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि पीएचडी को हम मैंडेटरी करेंगे फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। और ये बेसिकली आप देखेंगे, यहाँ पे आप डेट देख रहे हैं, ये जून 13, 2018 की है। ठीक है, और इस पर क्या हो रहा है, अभी काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे टीचर्स जो यूजीसी नेट ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं या यूजीसी नेट के कोई अलग पेपर की प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, इसी नोटिफिकेशन को वापस से दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि यूजीसी ने और एमएचआरडी ने एक नया नोटिफिकेशन दिया है और अब जो है वापस से पीएचडी के बारे में पुश किया जा रहा है। वो सारी चीज़ें हो रही हैं। पहली बात दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये 2018 का है। इसकी आपको मैं पूरी क्रोनोलॉजी समझाता हूँ। हुआ ये था, फरवरी 2018 में एक ड्राफ्ट रूल्स बने थे यूजीसी के, जिसके अंदर सारी गाइडलाइंस लिखी हुई है कि भाई यूजीसी के अंदर जितने भी टीचर्स आते हैं उनका पे स्केल क्या होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, प्रमोशन का पे जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, वो सारी चीज़ें दे रखी है। एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट बना था। ठीक है, ड्राफ्ट के अंदर बेसिकली एक रफ आइडिया होता है। ठीक है, उसके बाद जून 13, 2018 को एक प्रेस रिलीज हुआ और इसके अंदर ये बता दिया गया कि हम इसके हाइलाइट्स जो हैं, इसके अंदर 12 पॉइंट जो हैं उस ड्राफ्ट के यहाँ पर पेश कर दिए गए। और इसके अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, जिसके अंदर बता दिया गया है कि भाई पीएचडी को जो है मैंडेटरी कर दिया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। तो पहली बात, ये जो गाइडलाइन है ये 2018 की है। तब जो थे वो एचआरडी मिनिस्टर थे, वो प्रकाश जावड़ेकर थे। तब से लेकर अब तक दोस्तों कुछ भी ऐसा इसके अंदर सब्सटेंशियल चीज़ें नहीं हुई है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उसके बाद हमने देखा है कि कोरोना वायरस भी आ गया है, कॉलेजेस नहीं खुले हैं, पीएचडी के अंदर एडमिशन्स नहीं हुए हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पहली बात 2013 का है, 13 जून 2018 का है। ये रिसेंट नहीं है, कोई अभी रिसेंट गाइडलाइंस नहीं आई है। अगर आपको ऐसा वीडियो देख रहे हैं तो वो सब झूठ और झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा है आपसे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, मैंने गूगल पे जाके देखा कि भाई पीएचडी मैंडेटरी फॉर्म जो भी है वो 2021 के अंदर कोई ऐसे कोई न्यूज़ भी अगर आई है क्या। तो जैसे ही मैंने गूगल पे न्यूज़ टैब पे गया तो मुझे यहाँ पर 2 चीज़ें दिखी है, 3 चीज़ें आप देखेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि भी पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया गया है, वो जून 2018 की है। उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स की है और यहाँ पर आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की है। 2018 से लेकर अब तक इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई न्यूज़ ही नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये 2018 का बना हुआ एक प्रेस रिलीज है। ठीक है, इस पर कोई भी सब्सटेंशियल काम नहीं हुआ है। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई पीएचडी जरूरी है नहीं है और आपका क्या फायदा है, क्या नेट करना बेकार हो गया है, वो सारी चीजें मैं इसके अंदर डिस्कस कर लूंगा। तो पहली बात तो ये फैक्ट हो गई है कि भाई ऐसा कोई नहीं आया है। दूसरी बात, ये जो आप ड्राफ्ट देख रहे हैं, ये वाला जो प्रेस रिलीज है, इसको मैंने जाके मिनिस्ट्री की साइट पर, एमएचआरडी की साइट पर जाके सर्च भी किया है और वहां पर मुझे फिलहाल इस जून में 2020 के अंदर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो इससे पूरा प्रूवन होता है, हाँ 2018 में था, ये वाला नोटिफिकेशन था, ये वाला प्रेस रिलीज 2018 के अंदर था। उसके बाद इसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है और कोई अभी प्रेस रिलीज नहीं हुआ है। ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए आपको। ठीक है, ऑलराइट। सो अब इसका जो 7 पॉइंट है, जो 2018 फरवरी के अंदर एक ड्राफ्ट बना था और जून के अंदर फिर इसका प्रेस रिलीज कर दिया गया, 12 इसके अंदर पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट क्या कहता है, पीएचडी जो है, आप यहाँ पे देखेंगे, पीएचडी हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर द प्रमोशन टू द असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, यानी कि अगर आप कॉलेज के अंदर हैं और अगर आप
असिस्टेंट प्रोफेसर से ऊपर जाना चाहते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर पीएचडी मैंडेटरी है। ठीक है, वो तो उसमें वैसे भी आपको 8 साल ऑफ सर्विस देना पड़ता है, 8 ईयर ऑफ सर्विस आपको देना पड़ता है। अलग अलग कॉलेज पे अलग अलग होता है। उसके बाद पॉइंट है कि पीएचडी डिग्री विल बी मैंडेटरी फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज विद रिस्पेक्ट टू 1 जुलाई 2021। ये एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर आप लास्ट में देखेंगे ये एक बहुत बड़ा इन्होंने नोट भी डाला है। ऑल्दो यहाँ पर एक पॉइंट है, लेकिन लास्ट में कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे नोट डाला गया है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सब लोग बस इसी पॉइंट को बता के आप लोगों को डरा रहे हैं कि भाई नेट करने से कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, पीएचडी करना ही पड़ेगा। और मतलब बातें भी ऐसी की जा रही है कि भाई पीएचडी तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, 2021 के बाद अगर आप किसी कॉलेज के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप पीएचडी के अंदर एनरोल होने चाहिए। या ये भी कहा जा रहा है, झूठ हो सकता है या सच हो सकता है, उसमें कोई अभी फैक्चुअल बात नहीं हुई है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप पीएचडी नहीं है, अगर आपकी पीएचडी कंप्लीट नहीं है तो आप पीएचडी परस्यूइंग होने चाहिए, और परस्यूइंग के अंदर भी 2 साल आपको हो जाने चाहिए परस्यू करते हुए पीएचडी को। तो पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो होते हैं ना तो कॉलेजेस हैं, और उसके बाद एस्पिरेंट्स आप देख सकते हैं लाखों के अंदर एस्पिरेंट हैं, और उसके बाद कोरोना वायरस भी आ गया है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पीएचडी करेगा और वेट करेगा अपनी पीएचडी खत्म होने का, उसके बाद कोई जॉब लेगा। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इस प्रेस रिलीज के अंदर जो भी ड्राफ्ट था उसका एक फाइनल प्रेस रिलीज जून में आया है, जून 13, 2018 का। ये वही पढ़ रहा हूँ मैं, ये रिसेंट कुछ भी नहीं है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे लास्ट में नोट लिखा हुआ है कि पीएचडी डिग्री शैल बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। ये बात तो सही है, चलो ठीक है, इसका मैं बताता हूँ क्या है। हाउएवर मास्टर डिग्री विद नेट और पीएचडी विल कंटिन्यू टू बी द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस। ठीक है, यानी कि एक बात तो उसके अंदर फैक्ट है कि पीएचडी जो है वो करना तो पड़ेगा आपको, लेकिन मैंडेटरी जो है वो केवल और केवल, दोस्तों इसको ध्यान से सुनिए, अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तब आपको पीएचडी करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कॉलेज के अंदर बनना चाहते हैं तो वहां पर पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर 2 तरह के होते हैं, एक यूनिवर्सिटी लेवल पर भी होता है और एक कॉलेज लेवल पर भी होता है। कॉलेज लेवल वाला जो होता है वो बिल्कुल जूनियर लेवल पर होता है, उसको मतलब बहुत इनिशियल लेवल पर है वो, लेकिन अपने आप में एक वो नौकरी है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, आपकी लाइफ सिक्योर हो जाती है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पीएचडी तो बाद में भी की जा सकती है। काफ़ी सारी फैकल्टीज जो हैं जहाँ से मैं पढ़ा हूँ कॉलेज के अंदर, काफ़ी सारी फैकल्टीज ने रिसेंटली अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और वो पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो इसके अंदर एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के अंदर बनना चाहते हैं तो वहां पर जो है वो पीएचडी मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजेस के अंदर बनना चाहते हैं तो वहां पर नहीं है। वहां पर अगर आप एमए है विद 55% और अगर आपके पास नेट है तो आप उसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, या इवन आप पीएचडी भी होल्डर हैं, पीएचडी आपने कर ली अपनी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पीएचडी वालों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है नेट के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेजेस। यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो है ये नया क्राइटेरिया आया है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों कंपलसरी किया है? देखो, यूनिवर्सिटी जो है पहली बात अपने आप में कम होती है, पूरे भारत के अंदर मोटा मोटा देखा जाए तो 950 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसका मैं आंकड़ा आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जो होती है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन होती है। वहाँ पर जो फैकल्टीज वो चाह रहे हैं वो क्रीम चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लोग बाग आते हैं वो पीएचडी करने आते हैं, वहाँ पर जो वो पीजी करने आते हैं। तो यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर वो लोग थोड़ा सा अच्छा लेवल चाह रहे हैं, इसीलिए हायर एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर मैं पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया गया है, दैट टू फ्रॉम 2021, अगले साल से होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इससे ये तो सिद्ध नहीं होता कि भाई अगर आप नेट कर रहे हैं वो बेकार है, या आप नेट कर लेते हैं तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। आपकी नौकरी लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? बिल्कुल, आप कॉलेज के अंदर अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होता है, क्या क्राइटेरिया है उसका। ठीक है, तो आप एक बार एनरोल होने के बाद भी अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। पीएचडी परस्यू कर लीजिए, जैसी पीएचडी परस्यू होती है आपको 7-8 साल वैसे ही हो जाएंगे सर्विस के, और आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द प्रमोशन। ये फैक्ट है जो आपको भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे चैनल जो है वो गलत बता रहे हैं कि भाई ये नया नोटिफिकेशन आया है और ये करना ही पड़ेगा और कोई आपके पास चारा ही नहीं है, नेट आप नहीं कर पाएंगे। तो ये गलत है, सीधी सीधी सरासर गलत बात है, सरासर झूठ है। कॉलेज के अंदर आप अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नेट डिग्री, आराम से बन सकते हैं, और अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, थोड़ा सा टीचर का हायरार्की समझ लेते हैं कॉलेज के अंदर। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है जूनियर लेवल पे, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर होता है, उसके बाद प्रोफेसर होता है। प्रोफेसर जो होता है वो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पर होता है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 20 से 25 साल की सर्विस देनी पड़ती है। और जो मैंने आपको बात कही कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, एक कॉलेज लेवल पे होते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे बनना चाह रहे हैं तो वहां पर पीएचडी मैंडेटरी हुआ है, वो भी
2021 से, वो भी अभी श्योर नहीं है, कुछ भी चेंज हो सकता है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पीएचडी परस्यू ही नहीं कर पाए, एनरोल ही नहीं कर पाए, अपना रिसर्च वर्क सबमिट नहीं कर पाए, किसी की पीएचडी पेंडिंग रह गई, तो वो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। उसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेवल पर है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप नेट से भी कर सकते हैं। और ये एसोसिएट प्रोफेसर अगर आप बनना चाह रहे हैं, यहाँ पर पीएचडी मैंडेटरी किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो चीजें हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप यूनिवर्सिटी में बनना चाह रहे हैं तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, प्रमोशन अगर आप चाह रहे हैं, तो पीएचडी करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले वेट कीजिए कि नहीं पहले तो मैं मेरी पीएचडी करूंगा साहब, उसके बाद नौकरी करूंगा, ऐसा कोई भी नहीं करता, ये प्रैक्टिकली इलॉजिकल बात है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको लॉजिकल बात बताता हूँ, लॉजिकल बात क्या है। देखो हमारे एज ऑफ नाउ पूरे इंडिया के अंदर 1 जून 2020 का मैं डेटा बता रहा हूँ, ये ऑफिशियल डेटा है, 1 जून तक का है ये डेटा। इंडिया के अंदर स्टेट यूनिवर्सिटी जो है वो 412 है, डीम टू बी यूनिवर्सिटी जो है वो 124 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 53 है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 356 है। डीम टू बी यूनिवर्सिटीज ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज होती हैं, इसके बारे में हम कभी डिस्कस कर लेंगे, इनमें फर्क क्या होता है। लेकिन देखा जाए तो मोटा मोटा देखा जाए तो पूरे इंडिया के अंदर चलो मान लो 1000 यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है। इस 1000 यूनिवर्सिटीज के अंदर हम एनरोल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पीएचडी नहीं है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि कॉलेज का आंकड़ा कितना है पूरे भारत के अंदर? पूरे भारत के अंदर सरकारी गैर सरकारी को अगर मिला दिया जाए तो 40,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस हैं, यानी कि आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज कॉलेजेस के अंदर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1000 यूनिवर्सिटीज के अंदर इतने सारे लोग कैसे कर लेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं रिसेंटली जो दिसंबर वाला नेट का अटेम्प्ट हुआ था उसके अंदर 10 लाख लोग जो है वो बैठे थे, 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, नहीं अप्लाई तो शायद आई थिंक 11-12 लोग किया था, और जो अपीयर हुए थे वो 10 लाख लोग थे, ठीक है। यानी कि 10 लाख लोग, और इसके पीछे जो बैकलॉग है 5 साल का मान लीजिए, तो यानी कि 50 लाख लोग जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर अगर अप्लाई करने लगेंगे तो वो पोस्ट कैसे मिलेगी? हाँ, कॉलेजेस जो है उसका नंबर बहुत ज़्यादा है, कॉलेजेस 40,000 के आसपास हैं, और अब लॉकडाउन के बाद सरकार चाहेगी कि भाई कॉलेज की संख्या और बढ़ाई जाए ताकि एजुकेशन जो है वो और हम बढ़ा पाएँ, ठीक है। तो कोई भी सरकार जो होती है वो यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कॉलेज को ज़्यादा वो देती है, वेटेज देती है, कॉलेजेस की संख्या ज़्यादा बढ़ाई जाती है एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़ लिमिटेड ही होती हैं। इसलिए आप देखेंगे आज़ादी से लेकर अभी तक 70 साल में केवल और केवल 945 यूनिवर्सिटीज़ ही है, लेकिन कॉलेजेस का नंबर कितना बढ़ गया है? 40,000 कॉलेजेस हैं। तो आपके पास हमेशा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि भाई पीएचडी हमारे पास नहीं है तो हम जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। नेट करने का कोई फायदा ही नहीं है, नेट करना तो बहुत ज़रूरी है, नेट तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे पीएचडी वाला हो चाहे नेट वाला हो, ये बात को ध्यान रखनी है। एसोसिएट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो नेट होना ही चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर आप क्यों नहीं बनेंगे यार? असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद आप प्रमोशन चाहेंगे, आपकी पे स्केल चाहेंगे, आप एक स्टेटस चाहेंगे कि भाई मेरा जो है वो करियर में ग्रोथ हो, तो एसोसिएट प्रोफेसर तो बनना ही पड़ेगा आपको। तो उसके लिए जो है वो नेट तो वैसे ही कंपलसरी है, ये बात आपको ध्यान रखिए। तो ये एक ऑफिशियल आंकड़ा है, तो उसमें घबराने की बात नहीं। कॉलेजेस बहुत हैं, कॉलेजेस में आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो, और प्राइवेट तो वैसे ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था, जो पहले तो भाई फैब के अंदर वो ड्राफ्ट आया और जून के अंदर ये फाइनल प्रेस रिलीज आया, 12 पॉइंट थे। इसके अंदर एक और एक पॉइंट है, वो ये कह रहा है कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, ठीक है, उसके अंदर एपीआई देखा जाता था। आपने बहुत बार सुना होगा एपीआई क्या होता है? एपीआई क्या होता है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स या इंडिकेटर इसको हम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई? आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, मास्टर्स के मार्क्स, उसके बाद आपके नेट के मार्क्स, ठीक है, जेआरएफ कर रखा है तो उसके अलग होते हैं, पीएचडी के मार्क्स, और अगर आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखा है या कोई जर्नल पब्लिश कर रखा है उसके मार्क्स होते हैं, और उस बेसिस पे फिर आपको रिक्रूट किया जाता है। तो जहां भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है दोस्तों, उसका मतलब यह है कि वहां पर इंटरव्यू बेस्ड हो रहा है। इंटरव्यू बेस्ड रिक्रूटमेंट अलग होता है, एग्जाम बेस्ड अलग होता है। एग्जाम बेस्ड का क्राइटेरिया अलग होता है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? नेट एलिजिबल होना चाहिए। और अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, जस्ट एज बीएड के अंदर आपको बीएड करने के बाद एग्जाम देना पड़ता है स्टेट का, जैसे राजस्थान का रीट है, ऐसे ही कॉलेज का भी होता है, ठीक है। और वहां पर बेसिकली क्या होता है? आपको बस नेट क्वालिफाई होना चाहिए और आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं और आपको सिलेक्शन हो जाएगा। वहां पे कोई पीएचडी नहीं पूछी जाती। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के थ्रू भी जा रहे हैं, जब इंटरव्यू कॉल हो रहे हैं, तो पहले जो होता था वो एपीआई जो है वो देखा जाता था, लेकिन एपीआई बंद कर दिया है, उसकी जगह एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट लेकर आए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मेट क्या है आप देख सकते हैं, एपीआई हटाकर इन्होंने ये एक फॉर्मेट दिया है क्राइटेरिया के लिए। तो बेसिकली ये मेरिट बेस्ड है, और यहाँ पर आप देखेंगे क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू, यानी कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी वालों के लिए जहाँ पर जो है वो पीएचडी मैंडेटरी है। तो देखो ग्रेजुएशन में अगर आपकी 80% अबव है तो 15 मार्क्स मिलेंगे, 60 से 80 है तो आपको 13 मार्क्स मिलेंगे, और 55 से 60 है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। पीजी के अंदर ऐसा ही है, 28 मार्क्स, 25 मार्क्स, 20 मार्क्स। उसके बाद एमफिल जो है उसके 7 मार्क्स हैं, और यहाँ पर
पीएचडी के देखो कितने ज़्यादा नंबर है, 30 नंबर है। 30 नंबर आपको सीधे सीधे मिलते हैं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको वहाँ पर 30 मार्क्स एज इट इज मिल जाएंगे, इसीलिए इन्होंने इसको मैंडेटरी भी किया है। उसके बाद नेट और जेआरएफ के मार्क्स जो है वो 7 और 5 रेस्पेक्टिवली है। उसके बाद कोई रिसर्च पब्लिकेशन अगर आप करते हैं उसके 10 नंबर है, और टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस है आपको, ठीक है, कोई कॉलेज में पढ़ा रखे हैं तो उसका भी 10 नंबर है, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं कॉलेज के अंदर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है, जो इंटरव्यू बेस्ड होता है, वहाँ पर भी उन्होंने एक एपीआई को हटा के एक अलग जो है स्कीम दी है। आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन में अगर आपके 80 से अब मार्क्स हैं तो उसके 21 मार्क्स मिलेंगे, 60 से 80 हैं तो 19 मिलेंगे, और 55 से ऐसे तो 7 मिलेंगे। इस तरह से पीजी का भी देख सकते हैं 33, 30, 25, एमफिल का भी ऐसा है। और पीएचडी के यहाँ पे आप देखेंगे कम है, पीएचडी के 20 ही हैं, ठीक है। पीएचडी के मार्क्स काउंट होते हैं लेकिन मैंडेटरी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पीएचडी के मार्क्स तो काउंट होते ही होते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप पीएचडी कभी भी करो, ठीक है, लेकिन इसके मार्क्स जो है वो काउंट जो मैंडेटरी है वो यूनिवर्सिटी लेवल के लिए है, कॉलेज के अंदर नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे नेट और जेआरएफ के 10 और 8 दे रखे हैं, उसके बाद पब्लिकेशन के 6 हैं और टीचिंग के 10 है। तो टोटल मिला के 100 नंबर होते हैं, 100 में से आपकी मेरिट बनती है, और आप मेरिट में अगर हायर लेवल पर है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो हो रहा है वो इस तरह से होता है, आपकी एक मेरिट बनती है। कॉलेज क्या करता है, एक एडवर्टीजमेंट निकालता है कि भाई डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी जो है फलाना फलाना कॉलेज इज हायरिंग दिस एंड दिस पीपल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, रिक्वेस्टेड कैंडिडेट्स प्लीज सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, मेल करना पड़ता है, फिर आपको कॉल आता है, आपका इंटरव्यू होता है, और यहाँ पे ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जिन लोगों ने पीएचडी नहीं किया है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कॉलेज लेवल के लेवल पर आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज जो है वहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास, कॉलेज के नंबर बहुत ज़्यादा है। एक ही आपके सिटी के अंदर काफ़ी सारे कॉलेज होते हैं और स्टेट के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी जो होती है वो कम होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद भी अपना करियर बूम कर सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आप कुछ टाइम बाद पीएचडी में एनरोल हो जाइए, पीएचडी करते रहिए, और जैसे आपकी पीएचडी होगी तो आप वैसे ही ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के लिए भी और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो भी लोग मिसलीड कर रहे हैं, पहली बात मैं वैसे ही कहता हूं, जो लोग मिसलीड कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं है, डायरेक्ट जाइए फैक्ट फाइंडिंग के अंदर और जाइए करेक्ट सोर्स के अंदर। तो एमएचआरडी हो गया या यूडीसी की वेबसाइट हो गई, वहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी है, ये सब मैंने ऑफिशियल डेटा निकाल के आपको बताया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्या कंफ्यूजन है। देखो पीएचडी तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप प्रमोशन चाह रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। पीएचडी अगर आप करते हैं तो आपको मेरिट के अंदर नंबर मिलते हैं 20 नंबर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है और जो नेट क्वालिफाइड है तो उनके पास एक एक्स्ट्रा एज है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाना चाहते हो तो पीएचडी करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज लेवल पर हैं तो कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पीएचडी करना पड़ेगा। आपकी नेट का जो सर्टिफिकेट है वो काम आ जाएगा, इवन जेआरएफ का भी काम आ जाएगा, बाद में जाके आप पीएचडी कर सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। इसलिए इसको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपका जो करियर है अभी भी सिक्योर्ड है, आप बस पढ़ाई करते रहिए, नेट के लिए प्रिपरेशन कीजिए और एम कीजिए कि भाई जेआरएफ क्लियर हो जाए, ताकि जेआरएफ क्लियर करने के बाद आपकी जो पीएचडी का खर्चा है वो सरकार उठाए, आपको उठाना ना पड़े। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये कॉलेज लेवल के लिए बता रखा है, एपीआई हटा दिया गया है, अब ये जो है वो क्राइटेरिया दे दिया गया है। और ये वाला जो यूनिवर्सिटी लेवल के लिए आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर पीएचडी के मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं, 30 नंबर है, और यहाँ पर आप देखेंगे कॉलेज लेवल पर पीएचडी के मार्क्स 10 नंबर कम कर दिए गए हैं, ये यहाँ पर 20 नंबर ही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी इन सबके मार्क्स काउंट होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ऑलराइट, सो आज हमने टेलीग्राम चैनल पर ये रिडल पोस्ट किया था। अगर जो लोग नए व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम इंटरैक्टिव वे के अंदर पढ़ाई करते हैं। रोज आपको मैं टास्क देता हूँ, इस तरह का एक गेम आपको रोज मिलता है, इसको आपको सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, पिक्चर होती है, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, इसको देखकर आपको बताना पड़ता है इसका सही आंसर क्या है। तो आज ये पिक्चर थी, बांग्लादेश की मैप था, क्वेश्चन था विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म इट बाउंड्री विद द बांग्लादेश। इनमें से कौन से इंडियन स्टेट जो है जिससे बांग्लादेश के साथ उसकी बाउंड्री नहीं जुड़ती? इसका आंसर है डी, कोई भी नहीं जुड़ती, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इनमें से कोई भी इसके अंदर नहीं आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से आते हैं आप देखेंगे, बांग्लादेश से जिन की जुड़ती है वो है वेस्ट बंगाल, उसके बाद यहाँ पर है असम, फिर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ये नहीं आते हैं। देखो कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल है, ये पूरी बाउंड्री जुड़ रही है यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे। उसके बाद असम है, ठीक है, फिर मेघालय है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, उसके बाद त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मणिपुर, नागालैंड वगैरह नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जितने भी ऑप्शन थे इसके अंदर नहीं आएंगे। ऑलराइट, देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया। आज काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो डी है, ऑल ऑफ द अबव डज नॉट फॉलो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस नॉट पूछा था मैंने, दिलजीत ने सही दिया, वाजिदा ने सही दिया, शुभजीत ने सही दिया, ज्योति चक्रवर्ती ने सही दिया, आलिया ने, मोइन खान ने, शबनम मेहता ने, मेघा ने, पिंटू दे ने, और निवा कुमारी, जया मिश्रा, गौरव सिंह, रोसी, मिनी रिस्तोगी, अलका, मोहम्मद फैजल, चांदनी सोनी, प्रणाली बारो, काफ़ी सारे लोगों ने दिया आज। वेरी गुड। श्वेता, महाश्वेता, रानी डॉन, अंकित यादव, स्वीटी शर्मा, न्यूमैन और तन्मय महंता, मनीषा, लक्ष्मी, सूरज, तृप्ति,
और उसके बाद देवश्री महंता, गीतांजलि, श्रुति वर्मा, सारिका त्रिवेदी और उसके बाद पमी शर्मा ने, इन सब लोगों ने सही जवाब दिए। आई थिंक सब लोगों ने सही जवाब दिए। वेरी वेरी गुड। मैप की बहुत अच्छी नॉलेज आप लोगों को इसमें दिख रहा है कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, नॉर्मली कोई भी कंफ्यूज हो सकता है इसके अंदर, लेकिन सब लोगों ने सही जवाब दिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशन। इस तरह से आप जवाब देते रहिए और इस तरह से रिस्पॉन्सेस आने चाहिए दोस्तों। एक और पेज मेरा बढ़ना चाहिए। अभी तो देखो ये पूरा पेज फिलअप हुआ है, एक और पेज फिलअप होना चाहिए। ग्रुप की मेंबरशिप 92 है, 92 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से आप लोगों ने मुझे मैसेज किया और बोला कि सर आप मुझे इस ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो मतलब आप जब जुड़े हैं तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन भी कीजिए। पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस हैज अ नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट। आपको बताना था इनमें से कौन से स्टोरेज डिवाइस के अंदर नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, जो आपके सीपीयू के अंदर भी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, या आप जो एक्सटर्नल खरीदते हैं वो भी ऐसी होती है। ठीक है, फर्क ये होता है कि जो एक्सटर्नल वाली होती है उसको आप यूएसबी केबल से जोड़ सकते हैं, और जो सीपीयू के अंदर जो होती है वो लगी हुई होती है, उसके अंदर फिट होती है। ये जो दोनों जो होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, हार्ड डिस्क जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसके अंदर इस तरह से ही एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है, एक डिस्क होती है और यहाँ पर एक लेजर होता है, लेजर हेड होता है, और ये डिस्क घूमती रहती है। जितने बार ये घूमेगी उतने बार ये डेटा स्टोर करती है और ये डेटा रिट्रीव करती है। तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि ये जो चीज़ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि जितने बार घूमेगी इसका वियर एंड टेयर होगा। तो यहाँ पर जो है इसके करप्ट होने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसके टूटने के चांसेस बहुत रहते हैं। अगर आपके हाथ से गिर गया, कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपके हाथ से गिर गया, तो उसको रिपेयर करने में बहुत दिक्कत आती है, डेटा रिट्रीव नहीं हो पाता है। ठीक है, आप देखेंगे ये प्लेटर्स लगे हुए हैं, स्पिंडल लगा हुआ है, ठीक है, इसके बाद ये हेड लगा हुआ है, इसको हेड कहा जाता है। ठीक है, ये आर्म है। तो ये बेसिकली इसकी भी लाइफ होती है 10 साल 12 साल होती है, लेकिन जो उसका नया अपग्रेड है वो ये है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, इस पर यहाँ पर इस तरह से चिप होती है। ठीक है, आप देखेंगे, और यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है, यानी कि इसको अगर आप इसको फेंक भी देंगे, इसलिए इसको शॉक रेजिस्टेंट कहा जा रहा है। इसको अगर आप फेंक भी देंगे तो इसमें नॉर्मली कोई खराब होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्यूरेबल है, और यहाँ पर कोई घूमने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो है इसकी लाइफ जो है बढ़ जाती है। ठीक है, और इसकी जो वियर एंड टेयर है वो कम से कम होगी। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट है, और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे, क्योंकि ये पूरा जो है एक सर्किट पे बना हुआ है, एक चिप पे बना हुआ है। तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा है, डेटा रेंडरिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। ये एक एडवांस वर्जन है। काफ़ी सारे लोगों ने जो है अभी अपने लैपटॉप के अंदर या सिस्टम के अंदर ये वाली चीज़ को हटा के ये वाला लगा रखा है। मैंने भी अपने लैपटॉप के अंदर ये सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव लगा रखी है, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इसकी स्पीड अच्छी है, और ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, इसके लिए आपको सतर्क करना है। इसके बाद बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, कोई लाइव चैट में जवाब नहीं देगा। क्वेश्चन ये है, विच अमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर मेजर्ड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ से 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से क्या होगा। सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ किसने मेजर किया है। इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लास PDF मिलेंगे, वीडियो अपडेट्स मिलेंगे। इसका नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। UGC नेट ज्योग्राफी के जो एस्पिरेंट है, मैं चाहूंगा आप लोग हमारे इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे, जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते हैं, डेली टास्क मिलते हैं। जैसे आपने देखा वैसे ही आपको डेली टास्क मिलता है, आप लोग इन्वॉल्व होते हैं ज्योग्राफी से, और फन वे के अंदर हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ते हैं। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करेंगे, सर आप मुझे इंटरैक्टिव चैनल में ऐड कर लीजिए, तो आप ऐड हो जाएंगे। और बहुत जल्दी हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। जितने भी रिस्पॉन्सेस आप दे रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं नोट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कौन लोग सही दे रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो उसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड आपको मिलेगा। कुछ ना कुछ चीज़ हम प्लान कर रहे हैं, वो होता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आप हमारे UGC नेट ज्योग्राफी के पेड ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, टेलर मेड कोर्स है। 3 से 4 महीने के अंदर हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियोस मिलेंगे, रोज PDF मिलेगा, डाउट क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, और तमाम जो है वो कंप्लीट असिस्टेंट आपको मिलेगा UGC नेट ज्योग्राफी के लिए। इसको एनरोल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे, आपका फर्स्ट लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। आप भी लोगों के लिए मैं रुका हुआ हूँ। आपने मन बना लिया है कि आपको मुझसे पढ़ना है ज्योग्राफी, तो वेट मत कीजिए, इसको एनरोल कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा के रखेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, और जहां पर जो है दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म ऑनलाइन बैच का, इसको आप फिलअप कर सकते हैं। और एक बात मैं कह रहा हूँ दोस्तों, दिमाग में PhD वाली टेंशन हटा दीजिए। PhD जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंडेटरी हुआ है, कॉलेज लेवल पे नहीं हुआ है। अपनी पढ़ाई करते रहिए उसी मोमेंटम के साथ, और कॉलेज लेवल में एंटर होने के बाद वंस यू गेट अ जॉब लगना बहुत जरूरी है। जैसे आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जॉब ही लगना बहुत जरूरी है। कॉलेज लेवल के अंदर अगर आप छोटा सा छोटा असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप PhD करके अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर बनिए, या प्रोफेसर बनिए, या सीनियर प्रोफेसर बनिए, या प्रिंसिपल बनिए। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। गुड नाइट।